अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की सेहत पर सियासी बयानबाजी जोर पकड़ रही है। हुकूमत हो या नून लीग, दोनों तरफ से यह बात सामने आई है कि सेहत पर सियासत नहीं होनी चाहिए, मगर दोनों एक दूसरे के खिलाफ सेहत पर सियासत करने का इल्जाम भी लगा रहे हैं। अब मामला यह है कि नून लीग हुकूमत पर नवाज शरीफ की तस्दीक और इलाज में ताखीर का इल्जाम लगा रही है और हुकूमत अब नवाज शरीफ को मनपसंद अस्पताल में इलाज कराने की पेशकश कर रही है, मगर नवाज शरीफ अब इलाज कराने के लिए राजी नहीं है। आज नून लीग की जानिब से पंजाब असेंबली में करारदाद जमा कराई गई, जिसमें नवाज शरीफ के लिए जेल में लाइफ सेविंग यूनिट बनाने का मुतालबा किया गया। करारदाद में कहा गया कि नवाज शरीफ की सेहत पर सियासत करना काबिल मुज़म्मत है। हसद और बुग़्ज़ की आड़ में एक मरीज को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। पंजाब असेंबली में करारदाद पेश होने के बाद पंजाब हुकूमत ने कार्डियक मोबाइल यूनिट जेल पहुंचा दिया है, जिसमें एक कार्डियक डॉक्टर, फिजिशियन और टेक्नीशियन मौजूद है। कल ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ से जेल में मुलाकात की। मुलाकात के बाद शहबाज शरीफ ने बताया कि नवाज शरीफ को कई दिन से अंजाइना की तकलीफ हो रही है, मगर हुकूमत इलाज के मामले पर मुसलसल बेहिसी का मुजाहरा कर रही है। शहबाज शरीफ के मुताबिक नवाज शरीफ ने उन्हें बताया है कि PIC सर्विसेज अस्पताल और जिना अस्पताल के डॉक्टर्स ने कहा है कि उन्हें हुकूमत ने इलाज नहीं, सिर्फ तशखीस का कहा है, वो इनका इलाज शुरू नहीं कर सकते। डॉक्टर्स ने यह भी कहा है कि इलाज करने का मैंडेट ही नहीं है उनके पास। नवाज शरीफ का कहना था कि इलाज के नाम पर जो सलूक पहले किया गया, अब वो मजीद तस्दीक बर्दाश्त नहीं करेंगे और इलाज नहीं कराएंगे। नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कल नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया को बताया कि नवाज शरीफ ने अपनी सेहत के मामले को अल्लाह पर छोड़ दिया है। मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं उनका कहना था कि मैंने अपने मामलात जो है वो कादर मुतलक अल्लाह ताला के हवाले कर दिए हैं। मैं ये अपनी बीमारी को एक सियासी मकासद के लिए हुकूमत को इस्तेमाल नहीं होने दूँगा और मैं जेल में ही रहूँगा और मुझे पूरा यकीन है कि मुझे इंसाफ मिलेगा अदलिया से। मेरी एप्लीकेशन जो है वो मूव हुई है अदलिया के सामने ज़मानत के लिए। मैं उसका इंतज़ार करूँगा और मैं जेल में नहीं जाऊँगा। ये उनका कतई तौर पे फ़ैसला था। ख्वाजा आसिफ बता रहे हैं कि नवाज शरीफ को उम्मीद है कि उन्हें अदालत से इंसाफ मिलेगा। साथ ही हुकूमत पर इंतकामी कार्रवाई का इल्जाम भी लगा रहे हैं, लेकिन हुकूमत का कहना है कि नवाज शरीफ की सेहत पर हुकूमत नहीं बल्कि नवाज शरीफ के अपने साथी ही सियासत कर रहे हैं। उनको हर मुमकिन सहूलत ऑफर किया, बट लगता मुझे यूँ है मुस्लिम लीग नून के अंदर अब लोग, नवाज शरीफ साहब पता नहीं सियासत तो उसके ऊपर करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन नून लीग के अंदर अब एक तबका ज़रूर है जो नवाज शरीफ साहब की सेहत के ऊपर सियासत करना चाह रहा है। फवाद चौधरी साहब फरमा रहे हैं कि हम सियासत नहीं कर रही, हुकूमत सियासत नहीं कर रही, नवाज शरीफ के चंद साथी हैं जो कि सियासत कर रहे हैं। आज पंजाब हुकूमत ने खत भी लिखा है नवाज शरीफ को, जिसमें उन्होंने कहा है कि आप अपने मर्जी के डॉक्टर से इलाज करवा सकते हैं, सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो, आप जहां इलाज करवाना चाहते हैं वहां आपका इलाज हो जाएगा। अब आपने फैसला करना है कि आपका इलाज कहां और कब शुरू किया जाए। अब ये मसला कैसे हल होगा, दोनों तरफ से सियासत के इल्जाम लग रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वजीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब और हमें ज्वाइन कर रहे हैं नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। राना सनाउल्लाह साहब, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि इलाज के मामले पर इंतकाम किया जा रहा है और ये बहुत ही अफसोसनाक है जिस किस्म की सियासत हो रही है, लेकिन हुकूमत की जानिब से तो बार बार ऑफर की गई है कि जिस अस्पताल में चाहते हैं, सरकारी हो निजी हो, वहां पर आप अपना इलाज करवा लें, अपने डॉक्टर्स अपनी मर्जी से अपने डॉक्टर्स से इलाज करवा लें। तो फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि इंतकाम ले रही है हुकूमत? देखें शहजाद, पहली बात ये है कि ये जो हुकूमत ने बयान दिया है जिसका आपने हवाला दिया है, ये मेरा ख्याल है या कल या परसों की बात है। इससे पहले क्या ये बातें और रिकॉर्ड नहीं है कि जब मियां साहब को दिल की तकलीफ हुई तो उसके बाद जो है वो एक बोर्ड बना, एक के बाद फिर दूसरा बोर्ड बना, फिर तीसरा और चौथा बोर्ड बना और उसके बाद उनको एक हॉस्पिटल लगाया गया, फिर उसके बाद दूसरे हॉस्पिटल ले जाया गया और फिर वहाँ पे ये बातें हुई कि हमारे पास मैंडेट नहीं है, हमने सिर्फ डायग्नोज करना है। मामला ये है कि इस यानी सतह पे जहाँ पे मियां नवाज शरीफ ने अब ये स्टांस लिया है, इसकी ये कोई एक या दो दिन में या एक हफ्ते में तो यहाँ तक वो नहीं पहुंचे। एक तो ये आप देखें कि मुसलसल जो पिछले 3 माह से जो होता आ रहा है, नंबर एक। दूसरा ये है कि जब उनकी बेल एप्लीकेशन जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कंटेस्ट किया है, गवर्नमेंट तो अभी भी सियासत कर रही है, अभी भी ये कह रही है कि जी अगर वो बीमार हैं
भाई अगर बीमार है, अगर आपको कोई शक है तो आप अपने बोर्ड्स की जो है वो चारों बोर्ड्स की रिपोर्ट्स को देखें और उसके ऊपर भी शक है तो फिर 5वां बोर्ड बना दें, वरना इस अगर को बाहर निकालें कि जी अगर वो बीमार है। पहले आप ये तो तस्लीम करें कि वो वाकई सीरियस है, वाकई वो बीमार है। और मेरे ख्याल से अब तो बड़ा कैटेगोरिकली कह दिया गया है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और जिस हॉस्पिटल में वो इलाज करवाना चाहते हैं करवा लें। तो अगर ये मान लेते हैं कि उनकी तबीयत खराब है तो नवाज शरीफ साहब फिर अस्पताल में मुंतकिल हो जाएंगे या फिर भी नहीं होंगे? देखिए, बात ये है कि पहले तो ये इस अबहाम से निकले ना गवर्नमेंट कि मियाँ साहब जो है वो मियाँ नवाज शरीफ की बीमारी जो है वो सीरियस है या नहीं है, और अगर उनको इलाज की जरूरत, अगर उनको इलाज की राना सनाउल्लाह साहब, आपके लिए तो अपने ताहयात कायद की इलाज और उनकी सेहत ज्यादा मैटर करती है या अगर मगर जो हुकूमत कर रही है वो मैटर करता है? अगर ये कह रहे हैं कि इलाज करवा लें आप अपनी अस्पताल में जहां से करवाना चाहते हैं, तो उसमें अगर मगर में क्यों आप टाइम जाया कर रहे हैं? नहीं, इनका अगर मगर इसलिए मैटर करता है कि इनका भाम आपके इल्म में है कि बेगम कुलसूम नवाज की बीमारी के ऊपर जो सियासत हुई है इस मुल्क में और जिन लोगों ने की है, क्या उनको आप शनाख्त नहीं करते? फिर आपको पता है कि यहाँ पे किसने तकारीर की थी कि मियाँ साहब की जब हार्ट सर्जरी हुई है तो ये कह रहे थे कि जो हॉस्पिटल में तो हार्ट सर्जरी होती नहीं है जहाँ पे मियाँ साहब दाखिल है। ये पहले जरा ये मालूम तो कर लेना, ये बोर्ड्स की चारों बोर्ड्स की रिपोर्ट जरा पढ़ लें कि मियाँ साहब को हार्ट का मसला है भी या नहीं। उनकी 2 दफा मैं जरा फवाद चौधरी साहब से बात करूंगा। ठीक है फवाद चौधरी साहब, ये बताइए, ये 2 दिन पहले आपने भी ट्वीट किया है कि इमरान खान साहब ने भी कहा है कि जहां अस्पताल में जिस अस्पताल में इलाज करवाना चाहते हैं करवा लें, सहूलत फराम करे पंजाब हुकूमत। ये रियलाइजेशन क्या देर से आई है और पहले क्या वाकई में ये इनका मौकिफ दुरुस्त है कि नवाज शरीफ साहब की तस्दीक की गई? डॉक्टर्स ने यह भी कहा कि हमें तो तशखीस का कहा गया है, हमारे पास तो इलाज करने का मैंडेट ही नहीं है। क्या पहले संजीदगी से नहीं लिया जा रहा था नवाज शरीफ साहब की सेहत का मामला? मेरा तो ख्याल है पहले दिन से सीरियसली लिया जा रहा था, कोई मसला नहीं था। अगर वो बीमार हैं जैसे और हॉस्पिटल अगर जाना चाहते हैं, किसी डॉक्टर को बाहर से बुलाना चाहते हैं, पहले दिन से कह रहे थे। ज़रा ये है कि एक प्राइम मिनिस्टर साहब को जब इस तरह का चला पता कि अभी तक नहीं हुआ तो उन्होंने ज़रा एम्फेसिस ऐड किया और उन्होंने कहा कि ज़रूर जो है उनको इलाज कराना चाहिए और जो भी उनकी बीमारी है उनको डॉक्टर अगर वो बाहर से बुलाना चाहते हैं अपने डॉक्टर को बाहर से बुलाएं और जो भी इलाज उनको चाहिए वो यकीनी तौर के ऊपर उनको मिलना चाहिए। इसके ऊपर तो कोई हमारी तो कोई ना कोई सियासत है ना कोई इसमें कोई बात है, बिल्कुल उनको मिलना चाहिए, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो इमरान खान साहब ने बहुत देर से नोटिस किया, ये बात तो मीडिया पे पिछले कई हफ्तों से गर्दिश कर रही है। इमरान खान का तो काम ही नहीं था, ये इमरान खान का काम तो नहीं था नोटिस लेना। वो तो इसलिए लिया गया कि चूँकि बार बार मीडिया में बात आ रही थी, असूली तौर के ऊपर तो वो नैब के कस्टडी में है। अदालत ने उनकी जो बेल है मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर रिजेक्ट की है। ये तो जेल की अथॉरिटीज़ जाने और अदालत जाने, हुकूमत का इस मामले से कोई इतना ताल्लुक है नहीं। हमने तो जो अभी चूँकि मीडिया में आपने बात की है, अभी राना साहब ने भी जो है वो शिकवा किया है, इसलिए हुकूमत जो है ये बात करी है। अदरवाइज डायरेक्टली हमारा इस मामले से भी कोई ताल्लुक नहीं। वो तो ये कह रहे हैं कि डायरेक्टली हुकूमत और इमरान खान साहब जो हैं उनकी डायरेक्शंस है, उनकी वजह से ये हो रहा है कि उनका इलाज सही तरीके से नहीं हो रहा। एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल लेके जाया जाता है और कहते हैं कि इलाज कराने का हमारे पास हमें हुकूमत को किस कानून के तहत ये इख्तियार, मुझे बताइए ना, हुकूमत को किस कानून के तहत ये इख्तियार हासिल है कि हम ये सब कुछ करें? ज़ाहिर है हमारा तो इख्तियार नहीं है। मैंने जिस तरह से अर्ज़ किया वो नैब के एक्यूज़ हैं, अदालत ने उनकी बेल जो है वो रिजेक्ट की है। कोई अरब रुपया का बदनवानी के केस है जिसकी वो सज़ा भुगत रहे हैं। अगर वो बाहर जाना चाहते हैं, प्ली बारगेन भी मौजूद है नैब में, उनको चाहिए प्ली बारगेन में जो है वो अप्लाई करें। अदालत ने बहुत लंबा चौड़ा अबाउट 3 साल ये एक मुकदमा चला है। उसके बाद ये है कि बहरहाल बाकी जो है वो पैसे हमारे ज़ाती पैसे हैं नहीं कि हम उनको जो है वो पार्डन कर सकें या कुछ कर सकें। अगर किसी के इमरान खान का कोई ज़ाती फ्रॉड होता तो आप जब ये कहते हैं कि जहां से इलाज करवाना चाहे करवा लें, हम सहूलत फराम करेंगे, अगर इनको बेल मिल जाती है सुप्रीम कोर्ट से और ये चाहते हैं कि अपना इलाज जो है वो लंदन से करवाएं जहां पे पहले भी उनकी सर्जरी हुई थी, तो हुकूमत का क्या मौकिफ होगा उसमें? हुकूमत जो है उनका नाम ईसीएल पर से निकाल देगी या उसमें आप लोगों का मौकिफ? जी, हम तो पहले ही कह चुके हैं कि वो उनको अल्लाह ने वसाइल दिए हैं,
वो अपने डॉक्टर को यहाँ पे बुला सकते हैं और यहाँ पे अपना इलाज करवाएं। बाहर जाना मुश्किल होगा क्योंकि पहले इसहाक डार साहब इसी मुकदमात में हैं, वो वापस नहीं आए हैं। जो दोनों बेटे हैं हसन और हुसैन वो वापस नहीं आए हैं। मुझे नहीं लगता कि अदालत, ज़ाहिर है अदालत ही के बग़ैर, हुक्म के बग़ैर हुकूमत के लिए तो तकरीबन नामुमकिन है कि उनका नाम ECL से निकाले। और अगर अदालत कह देती है कि हुकूमत की मर्जी है, हुकूमत अगर चाहे तो नाम निकाल दे, हमने बेल दे दी, ये तो अगर पे हम बात कर रहे हैं, फैसला अगर आ जाए तो फिर क्या हुकूमत का मौक़िफ़ होगा? ये तो अदालत की मर्जी है, अदालत जो बेहतर समझेगी फिर देखेंगे। अच्छा राना सनाना साहब, अब माजी में फंसे रहने का इरादा है या आगे बढ़ना है? क्योंकि अब तो पंजाब हुकूमत ने खत लिख दिया है, इमरान खान साहब कह रहे हैं, तो माजी की बातें ही करते रहेंगे कि पहले ऐसा हुआ, पहले तज़ीक हुई, या आगे बढ़कर अब नवाज शरीफ साहब की सेहत का सोचेंगे और उनका फौरी इलाज करवाएंगे? देखिए शहजाद, माजी जो है वो आप हाल से उसको जो है वो जुदा नहीं कर सकते। अभी चौधरी फवाद साहब ने आपने जो बात की है, उन्होंने आपसे बात करने में मेरा ख्याल है कुछ 10 दफा उन्होंने अगर इस्तेमाल किया। अगर वो बीमार है, अगर वो अस्पताल जाना चाहते हैं, अगर वो डॉक्टर तो नहीं होना, मुझे तो नहीं पता, यानी हर अच्छा। फिर दूसरा वो कहते हैं कि जी हमारा इस बात से कोई तल्लुक ही नहीं है, हमारा इस मामले में कोई अमल दखल ही नहीं है, हम कोई रुकावट ही नहीं डाल रहे, हम तो कुछ कह ही नहीं रहे, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। और फिर उसके बाद अगले ही सांस में फिर कुछ बातें कर भी रहे हैं। तो फिर बात यह है कि अगर इनका कोई तल्लुक ही नहीं है और इनको अभी तक शक है कि अगर वो बीमार हैं, तो फिर ठीक है, फिर मियां नवाज शरीफ का जो मौक़िफ़ है कि इन्होंने मेरी तस्दीक की है और करने जा रहे हैं और इस सारे मामले की हुकूमत जिम्मेदार है, फिर ठीक है, उनका मौक़िफ़ जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उनकी जमात भी, अपोजिशन भी उनके साथ खड़ी है उनके इस मौक़िफ़ में। बाकी ठीक है, अल्लाह ताला पे उन्होंने अपने मामले को छोड़ा है, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। राना सनाउल्लाह साहब, इस वक्त जो आपकी बेल एप्लीकेशन है, आपसे मेरी मुराद है नवाज शरीफ साहब की जो बेल एप्लीकेशन है वो हेल्थ ग्राउंड पर है, तो क्या नवाज शरीफ साहब जिनकी तबीयत खराब है, मैं ये नहीं कह रहा कि तबीयत खराब नहीं है, लेकिन क्या अब वो इस इशू को अपना कानूनी केस मजबूत करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि अगर इस वक्त वो किसी, सवाल सुन लीजिए, इसके बाद जवाब दे दीजिएगा, सवाल सुन लीजिए कि अगर वो किसी अस्पताल में मुंतकिल हो जाते हैं तो फिर ख्वाजा हारिस साहब क्या कहेंगे सुप्रीम कोर्ट को कि वो अपने मर्जी के अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं लेकिन उनको बेल दे दी जाए? उस पर तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा था कि वो जेल में रहते हुए भी अस्पताल मुंतकिल किया जा सकता है, बेल की जरूरत नहीं होगी इलाज के लिए। तो कानूनी केस मजबूत करना चाहते हैं फिर? शहजाद साहब, हाई कोर्ट का फैसला जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा या उसकी अपील होगी तो वहां पे आर्गुमेंट्स जो भी वकला करेंगे, लेकिन हाई कोर्ट में जब केस पेश हुआ है तो वहां पे जो केस है उसमें नैब भी पार्टी होती है, साथ सरकार भी पार्टी होती है, ये फवाद साहब को पता है, वकील है। तो वहां पे सरकार का और नैब का क्या मौक़िफ़ था? वो तो कह रहे थे बीमार ही नहीं है, वो तो कह रहे थे कि उनको जो है वो बस ठीक है, जेल में हल्की फुल्की जो है वो मेडिसिन की जरूरत है, वो बस उनको मेडिसिन जो है वो मिल रही है। ये तो शायद इस बात को भी नहीं तस्लीम करते कि उनकी हार्ट सर्जरी जो है वो पहले 2 मरतबा हुई है। तो जब ये किसी बात को तस्लीम नहीं करते, अपने चारों बोर्ड्स की जो है वो रिपोर्ट्स को तस्लीम नहीं करते और फिर इस किस्म की जो है वो ये बात करते हैं अगर, और फिर मगर अगर हैं बीमार तो फिर चले जाएं, तो अगर नहीं है बीमार और फिर जी जिस हॉस्पिटल में जाना चाहते हैं, क्या मियां नवाज शरीफ अपनी मर्जी से वहां से उठ के जिस हॉस्पिटल में जाना चाहे जा सकता है? वो तो कह रहे हैं जा सकते हैं, वो तो कह रहे हैं, आप बताइए। नहीं जा सकता, वो तो कह रहे हैं ना, आप बताइए ना, उनको PIC जाना है, वो जिस अस्पताल में का नाम बताएं। शहजाद, बात ये है कि उससे पहले मुझे बताइए कि जब ये लाहौर के हॉस्पिटल को घुमाते रहे जनाब में और सर्विसेज में, उस वक्त इन्होंने क्यों नहीं पूछा उनको कि आपको किस हॉस्पिटल में लेके जाएं? ये ख्याल अब आया है जब ये मामला जो है ये सीरियस हुआ है। जी फवाद साहब, अब वो कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि नवाज शरीफ साहब पहली बात तो ये जी पहली बात तो ये है कि अभी राना साहब बताएं कि इस हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है, अभी कर देते हैं, इसमें तो कोई बहस ही नहीं है। ओ भाई, आपको तो तल्लुक ही कोई नहीं इस मामले से, आप तो कर ही कुछ नहीं सकते। अभी आप कह रहे हैं ना कि हुकूमत का कोई तल्लुक नहीं है, हुकूमत का कोई मामला नहीं है, हमारा इस बात से कोई वास्ता नहीं है। नहीं, रिलीज से तो हमारा कोई ताल्लुक नहीं, अभी रिलीज से हमारा कोई ताल्लुक, रिलीज हम नहीं कर सकते। आपने कहा तो रिलीज किसने कहा आपको रिलीज करे? आपने कहा वो तो इमरान खान साहब ने टीवी नहीं, आप लोग तो रिलीज की कह रहे हैं ना, रिलीज हम नहीं कर सकते। ना नो कोई रिलीज की रिलीज का नहीं कह रहा। तो जब आपका अभी आप में इतना इख्तियार आ गया कि मैं आपको कहूँ आप फौरी तौर पे हॉस्पिटल में भी उनको जो है वो आप ट्रांसफर करने को तैयार है, जबकि नहीं, लेकिन आपने अभी राना साहब 2 मिनट पहले जो है आपने अभी ये फरमाया है
कि हुकूमत आपका ये नहीं कर रही, हॉस्पिटल शिफ्ट नहीं कर रही। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि मुझे आप बताएं किस हॉस्पिटल में भेजना है। अभी जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से इनको उस हॉस्पिटल में दें। प्राइम मिनिस्टर साहब की इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको उस हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ इलाज करवाएं, जो मर्जी करवाएं। हमें तो नहीं पता, हम तो यही कर सकते हैं ना, रिलीज हम नहीं कर सकते। ये शहजाद साहब, आप फवाद साहब से पूछें, ये अभी आपसे पूछ रहे थे कि किस कानून के तहत हमें ये इख्तियार है कि हम इसमें कोई दखल दें। हमने तो वैसे ही चलते चलते टीवी पे बात करनी तो हमने बात कर दी है। आप फवाद साहब बताएं कि किस कानून के तहत ये उनको ट्रांसफर करवाएंगे और वज़ीर-ए-आज़म साहब किस कानून के तहत डायरेक्शन देंगे, ताकि उसके बाद फिर मैं जो है वो अर्जी इनको पेश करूं। जी फवाद साहब, अगर ये पावर है कि आप ट्रांसफर करवा सकते हैं, पंजाब हुकूमत को ये कह सकते हैं, तो फिर उनका जो दूसरा सवाल है कि रुकावट भी आप पैदा कर सकते हैं फिर तो। नहीं, लेकिन मैं तो यही अर्ज कर रहा हूँ ना कि देखिए ये हमारे एक्यूज्ड नहीं है, नैब के एक्यूज्ड है। नैब की वजह जो केस है उसकी वजह से वो जेल में है, अदालत ने उनकी बेल मुस्तरद की है। हम ये हैं कि हम जो अस्पताल ये कहते हैं वहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर साहब की इंस्ट्रक्शंस हैं। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकेंगे, हम रिलीज़ नहीं कर सकते जो असल दिल है। और रिलीज़ के लिए भी मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ कि बड़ा अच्छा प्ली बार्गेन में आप अप्लाई करें, प्ली बार्गेन करें। सेक्शन 9 जो मेरे ख्याल से इसमें जो सेक्शन कन्विक्शन के बाद तो प्ली बार्गेन नहीं हो सकती। कन्विक्शन के बाद तो नहीं हो सकती प्ली बार्गेन, वो तो बहस ही नहीं है ना इस वक्त। इन फ्रॉड मुकदमों में प्री बार्गेन क्यों को करे जी? ये मुकदमा जो है जिनमें मुकदमे तो सबके सामने हैं, उसके मेरिट्स में तो आप जाएंगे। राना सनाउल्लाह साहब और फवाद साहब, हम सेहत पे बात कर रहे हैं, हम केस की मेरिट पे बात नहीं कर रहे। भी मिली हुई है, हाई कोर्ट भी मिली हुई है, सुप्रीम कोर्ट भी खराब है, तो फिर आप इस तरह कर इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में आपका केस ट्रांसफर कर देते हैं। सबको तशवीश है उनकी तबीयत। इंडिया के सुप्रीम कोर्ट नहीं, इसी सुप्रीम कोर्ट से ये केस जो है ये बरी होंगे। राना साहब सेहत पे बात कर रहे हैं, केस की मेरिट पे बात नहीं कर रहे हैं। सवाल सुन लीजिए राना सनाउल्लाह साहब, अब जिम्मेदारी किसकी होगी? हुकूमत ऑन रिकॉर्ड है, कई मर्तबा ये कह चुकी है कि जिस अस्पताल में इलाज करवाना चाहते हैं करवा लीजिए। आप लोग मना कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब इनकार कर रहे हैं, तो जिम्मेदारी तो उसकी लेनी पड़ेगी फिर आप लोगों को। देखें, बात ये है कि मियां की मौजूदा पोजीशन की मैंने आपको बड़ी डिटेल से बात बताई है कि वो कोई से आज इस पोजीशन में नहीं पहुंचे, उसकी एक यानी पूरा उसका पस मंजर है। बाकी जिम्मेदारी जो है, ये जिम्मेदार जो है ये हुकूमत है, इमरान खान नियाजी साहब हैं, और ये जिम्मेदारी इन्हीं पे होगी। वो कह रहे हैं कुछ हो गया खुदा ना खास्ता, जिम्मेदारी आप पर होगी। तमाम बयानात जो हैं वो देखें, ये फवाद साहब के आपको बयानात जो है वो ही आपने निकाल के देख लें। ये क्या कहते रहे एक महीना पहले, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले। ये तो आज मेरा बयान आपको कोई ऐसा नहीं मिलेगा, क्योंकि ना मैं बीमारी पे बात करता हूँ, ना मैं मजहबी कार्ड के ऊपर कभी को बात करता हूँ, इसलिए मेरा बयान आपको इस पे कभी नहीं जो है वो नहीं मिलेगा। जिम्मेदार कौन होगा? फवाद साहब इस मामले को हल कर रहे हैं ना, जाहिर सी बात है, कौमी लीडर है, 3 दफा वजीर आजम रहे। जिम्मेदार तो आपको एक बात बताऊं कि ये सियासत जो है ये यहीं पे होनी है, आपने भी करनी है, हमने भी करनी है। ना आपने सियासत छोड़ के कहीं जाना है, ना हमने जाना है, और सब ने पाकिस्तान में ही करनी है। तो इसलिए मामलात को उस इंतहा तक ना पहुंचाया जाए कि जहां पे जाके फिर। फवाद साहब लास्ट कमेंट, ठीक है, मुझे वाइंड अप करना है ये सेगमेंट। जी फवाद साहब। जी शहजाद साहब, इसमें कोई मामला बड़ा सिंपल है। मामला ये है कि कोई सेहत का इतना बड़ा इशू नहीं, उसके ऊपर तो कंसेंसस है, बीमार है, जो डॉक्टर चाहिए, जो अस्पताल चाहिए वो दे दे। मसला क्या है? मसला ये है एक सेगमेंट PMLN के अंदर अब है, मियाँ साहब खुद पता नहीं करना चाहते हैं, मेरा ख्याल है वो खुद तो नहीं करना चाह रहे होंगे, लेकिन एक सेगमेंट है PMLN में जो अब इसको सियासत के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, और उसका दिल है कि चूँकि सियासत तो PMLN की तो सबके सामने गर्क हो रही है, वो चाहते हैं कि कोई सहारा मिले हमें नवाज शरीफ साहब की सेहत से खेल के, कि जिसके ऊपर हम अपनी सियासत उस्तवार कर सकें। सिंपल कहानी है, कोई इतनी बड़ी ये कोई गुंजलक बात तो है नहीं है हमारे सामने। बहुत शुक्रिया साहब। ये मामला नवाज शरीफ साहब की सेहत का है, ऑफर अब उनको कर चुके हैं कि जिस अस्पताल में आप अपना इलाज करवाना चाहते हैं वहाँ पे करवा लें, लेकिन नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं क्योंकि माजी में मेरी तहकीक हुई है इसीलिए मैं अस्पताल में इलाज नहीं करवाऊंगा, लेकिन अब जेल में जो है वो कार्डियक मोबाइल यूनिट जो है वो वहाँ पे शिफ्ट करवा दिया गया है, ताकि अगर फौरी उनको किसी इलाज की ज़रूरत हो तो वहाँ पर कार्डियक मोबाइल यूनिट मौजूद रहे। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, इसके बाद हम मजीद बात करेंगे हमारे साथ।
वेलकम बैक नाजरीन। पिछली हुकूमत ने 2 ऐसे मंसूबे शुरू किए थे जिससे औरतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके और उनको बाइख्तियार बनाया जा सके। वुमेन ऑन व्हील्स का मंसूबा था जिसमें औरतों को बाइक की ट्रेनिंग और बाइक्स दी गई थी और इसके अलावा वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर बनाए गए थे ताकि औरतों को डोमेस्टिक वायलेंस से तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। ऐसा लगता है कि मौजूदा हुकूमत की तवज्जो इन दोनों मंसूबों पर नहीं है और कल हमने वजीर आला के तर्जुमान डॉक्टर शहबाज गिल साहब से जब बात की थी तो उन्होंने कहा था कि ये दोनों मंसूबे फेल हो चुके हैं, इसीलिए इसको कंटिन्यू नहीं किया जा रहा। और उन्होंने ये जरूर कहा था कि औरतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और बाख्तियार बनाने के लिए हम मंसूबे जरूर लेकर आएंगे। क्या कह रहे थे वो प्रोग्राम में, सुनिए जरा। जो 2014 में उन्होंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया, अगर 700 मोटरसाइकिल दिए तो इनका डाटा निकालिए कि 2014 में दिए तो बाद में इन्होंने क्यों नहीं दिए। ये 5 साल तक गवर्नमेंट में रहे, इन्होंने ये मंसूबा इनका फेल था, दे एडमिटेड इट। डॉक्टर शहबाज गिल का कहना था कि पिछली हुकूमत के ये मंसूबे फेल प्रोजेक्ट थे क्योंकि सिर्फ 700 बाइक्स जो है वो हैंड ओवर की गई थी 2.5 साल में, और जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर है वो सिर्फ एक सेंटर बनाया गया था मुल्तान में। क्या ये मंसूबे फेल्ड थे या कामयाब थे, इस पर हम बात करेंगे। सलमान सूफी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एक्स डीजी हैं स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म यूनिट के, और ये दोनों मंसूबे उन्हीं के दौर में शुरू हुए थे। सलमान सूफी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। कल हमने पंजाब हुकूमत का मौकिफ लिया था 2 मंसूबों पे जो आपके दौर में स्टार्ट हुए थे, वुमेन ऑन व्हील्स और वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर। ऐसा लगता है कि जो मौजूदा हुकूमत है उसकी तो कोई खास तवज्जो नहीं है इन दोनों मंसूबों पर, लेकिन ये बड़े अहम मंसूबे हैं जो आपने शुरू किए थे औरतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और ये औरतों को बाइख्तियार बनाने के लिए। लेकिन मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि जितना फोकस इन दोनों मंसूबों पर होना चाहिए था और इससे जो रिजल्ट हमें हासिल करने चाहिए थे, क्या आप अपने दौर में वो हासिल कर सके हैं? बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इन मंसूबों को हाईलाइट किया। देखें शहजाद, बात सीधी सिंपल सी है कि जब एक ग्लास अगर भरा हो ना तो उसमें ज़्यादा पानी डालने की गुंजाइश नहीं होती। अनफॉर्चुनेटली इन मंसूबों को लेके जो चलने वाले हैं अभी, जो मैं जो आपके शो को कल देख रहा था, तो जब तक अपने जहन को इन ख्यालात से खाली नहीं करेंगे जो कि फरसूदा ख्यालात हैं, तो इन मंसूबों का कुछ नहीं बनने वाला। हमारे दौर में जब ये हमने मंसूबे शुरू किए थे तो ये एक बहुत बड़ा चेंज था कि जो कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में आया था, कि जहाँ पे साउथ एशिया का पहला वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर जो मुल्तान में हमने बनाया, ये एक इम्प्लीमेंटेशन आर्म थी उस बिल की कि जो कि एक हिस्टोरिक बिल था पाकिस्तान में, जिसका नाम है पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट वायलेंस एक्ट। इस सेंटर के अंदर पहली दफ़ा हुआ था कि पुलिस, प्रोसिक्यूशन, मेडिकल, साइकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन और शेल्टर एक छत तले फराहम की गई थी, और इसका तमाम स्टाफ जो है वो औरतों पर मुश्तमिल था। इसकी सक्सेस का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ 1 साल के अंदर इस जो मंसूबे के अंदर, इस सेंटर के अंदर 2000 से ज़्यादा केसेस रजिस्टर हुए थे सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट से, जिसका नाम है मुल्तान। सलमान साहब, पहले इसी पे बात कर लेते हैं, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर पे बात कर लेते हैं। फरवरी 2016 में ये बिल पास हुआ था वुमेन प्रोटेक्शन का पंजाब असेंबली में। मार्च 2017 में पहला जो है ये पायलट प्रोजेक्ट बना मुल्तान में। अब हरासमेंट के केसेस, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस पंजाब भर में होते रहते हैं, उसकी तादाद भी बढ़ रही है, उसमें इजाफा हो रहा है, लेकिन सिर्फ एक सेंटर बनाया गया 1.25 साल 1.5 साल में। क्या आप समझते हैं ये काफी था? देखिए, जो पहला सेंटर बना था वो प्रोटोटाइप सेंटर था, वो पहली दफ़ा एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसको 1 साल के लिए देखा गया था कि इसका रिजल्ट क्या आता है। जैसे ही उसका रिजल्ट आया तो हमने जो सेकंड लेजिस्लेशन की इसके ऊपर, जिसका नाम है पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी एक्ट, वो अथॉरिटी एक लॉ था जिसको बनाया इसीलिए गया था कि ये सेंटर भी चलाएगी और इनको पंजाब के 35 अजला में लेके जाएगी। उसके लिए 500 मिलियन की हमें एलोकेशन भी दे दी गई थी और फैसलाबाद और सरगोदा में जगह भी आइडेंटिफाई कर दी गई थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन के बाद जिस तरह गवर्नमेंट चेंज हुई तो अब ये उनके पास ये टास्क आ गया कि वो इसको लेके आगे बढ़ें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी को एक तरह से डीफंक्शनलाइज कर दिया गया, सेंटर को उससे वापस लेके दोबारा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को दे दिया गया, और जो डेवलपमेंट से नॉन डेवलपमेंट में जाने का जो फंक्शन है उसको कंप्लीट करने में ही 9 महीने लगा दिए गए, जिसकी बेस पे उनको तनख्वाही नहीं मिल सकी। तो ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस था कि जो कि आई एम स्टिल होपिंग कि ये गवर्नमेंट जो है इसको टेकअप करेगी, और वो जो कल कह रहे थे कि हमने इसको लेके चलना है, तो आई एम रियली होपिंग कि दे डू इट, बिकॉज ये एक पॉलिटिकल बैटल नहीं है। आई डोंट नो कि वो इसको पर्सनल लेवल पे क्यों लेके जा रहे थे, वो तनख्वाहों की बात कर रहे थे, और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं उनकी तनख्वाह को एक्सप्लोर करूं या मैं उनकी क्वालिफिकेशन को एक्सप्लोर करूं। सलमान साहब, दूसरे मंसूबे पे बात कर लेते हैं। वुमेन ऑन व्हील्स का जो मंसूबा था 2015 के आखिर में इसकी अनाउंसमेंट हुई, जनवरी 2016 में इसको अनाउंस किया गया। अब मुझे पता है कि इस मंसूबे को मकबूल होने में टाइम लगता है क्योंकि औरतें फौरी तौर पे तो नहीं आ जाएगी सड़कों पे बाइक्स लेके, इसमें वक्त लगता है, कल्चरल चेंज की जरूरत है। लेकिन फिर भी सिर्फ 700 बाइक्स आपके दौर में जो है वो दी गई, यानी कि 2.5 साल में 700 बाइक्स दी गई।
कोई बहुत बड़ी अवेयरनेस कैंपेन्स नहीं थी इसके हवाले से, तो ये भी किसी भी लिहाज से कोई डिजायर्ड रिजल्ट्स तो नहीं है। जो मतलूबा नताइज आप हासिल करने चाहते होंगे, क्या उसके मुताबिक है ये 700 बाइक्स? जब हमने ये मंसूबा स्टार्ट किया था तो ये सिर्फ 40 लड़कियां थी जिनसे ये मंसूबा स्टार्ट हुआ था, और एट द एंड ऑफ जब हमने सब्सिडी की तरफ गए तो हमने 4000 लड़कियों को पंजाब के 5 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ऑलरेडी ट्रेनिंग दे चुके थे। सिर्फ बाइक्स जो हैं वो सब्सिडाइज बाइक्स थी, जो 700 जिन्होंने अप्लाई किया, क्योंकि इसकी सब्सिडी की एक जो है वो रिस्ट्रिक्शंस थी, उसके ऊपर कुछ किस्म की रिस्ट्रिक्शन थी जो कि सिर्फ कुछ लोग ही क्वालिफाई कर सकते थे। और वो 700 बाइक्स जो हमने दी वो अब ऑन रोड है। और मैं कल जब सुन रहा था कि वो कह रहे थे कि वो नजर नहीं आती, तो ऐवान वज़ीर आला में बैठ के तो आपको 5 डिस्ट्रिक्ट्स की बाइक नजर नहीं आएंगी। जब ये मंसूबा स्टार्ट हुआ तो ये सिर्फ ट्रेनिंग का मंसूबा था। उसके बाद 2018 में इसको कन्वर्ट किया गया कि हम जिनको ट्रेन कर रहे हैं एक सोशल चेंज लाने के लिए, उनको अब हम गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी पे मोटर बाइक्स भी दे। तो इसलिए जब हमने पहले सिर्फ 1000 मोटर बाइक्स की अनाउंसमेंट की कि देखने के लिए कि सोसाइटी में कितनी इसकी एक्सेप्टेंस आती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें ठीक ठाक रिस्पॉन्स आया और उसके जवाब में 700 बाइक्स दे दी गई। अब जो बकाया 2300 बाइक्स हैं उसके पैसे अभी भी बैंक ऑफ पंजाब के पास पड़े हुए हैं। सिर्फ जो गवर्नमेंट की नॉड का इंतजार कर रहे हैं कि गवर्नमेंट उनको हाँ कहे और वो प्रोक्योर करके तो इसकी सेकंड इंस्टॉलमेंट लॉन्च कर देंगे। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा आपके शो के तवज्जुद से कि ये जो है प्रोजेक्ट अगर इन केस वो लेके नहीं चलते तो मैं इसको प्राइवेटली लेके चलूंगा। जनवरी 2018 में फिर सब्सिडी देने का फैसला किया गया इन मोटर बाइक्स पर, और आप कह रहे हैं कि 700 बाइक्स हमने दी हैं, लेकिन टोटल हम इसके बाद 2300 मजीद बाइक्स देने जा रहे थे। तो इतना वक्त क्यों लगा? क्यों आपके ही इन 5-6 माह में ये मजीद 2300 बाइक्स नहीं दी गई? इसकी क्या वजह है? नहीं सर, जनवरी में जब अनाउंस किया तो हमने मई में बाइक्स दी हैं। जो हमने 700 का बैच दिया है वो यहाँ पे लाहौर में एक बहुत बड़ी रैली हुई थी जिसके अंदर वो 700 बाइक्स कीज दे के दी गई थी, और उसी वक्त अनाउंस कर दिया गया था क्योंकि ये सक्सेसफुल है तो अब हम इसका सेकंड फेज लॉन्च करेंगे। जब मई में हमने दिया तो उसके बाद आपको पता है जुलाई में इलेक्शन हुए और उसके बाद गवर्नमेंट चेंज हुई, तो फिर वी वर होपिंग कि नई गवर्नमेंट जैसे ही आएगी वो उसको लेके कंटिन्यू फॉरवर्ड करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान सूफी साहब हमारे साथ थे। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, इसके बाद हम मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक। अब बात करेंगे क्रिकेट पे, क्योंकि पीएसएल का ये लेग अब होगा पाकिस्तान और कराची के नेशनल स्टेडियम में। आज पहला मैच जो है वो कराची में खेला गया है इस पीएसएल 4 का। लाहौर कलंदर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। पहली इनिंग का खात्मा हो चुका है और पहली इनिंग के इख्तिताम पर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 237 का टारगेट दिया है लाहौर कलंदर्स को। ये रिकॉर्ड है, पीएसएल में अब तक 237 का टारगेट नहीं दिया गया है। और लाहौर कलंदर्स ने आज टॉस जीता था और पहले उन्होंने फील्डिंग का फैसला किया था। अब एक बहुत टफ टास्क है लाहौर कलंदर्स के लिए 237 रन चेस करना। विकेट फ्लैट है, आउटफील्ड तेज है, लेकिन इसके बावजूद बड़ा स्कोर है जो कि लाहौर कलंदर्स को चेस करना है। और ये मैच बड़ा डिसाइसिव हो सकता है अगर लाहौर कलंदर्स ने आगे क्वालिफायर्स या एलिमिनेटरी के लिए क्वालिफाई करना है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शोएब अख्तर, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, और हमारे साथ मौजूद हैं सिकंदर बख्श साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सिकंदर बख्श साहब, 237 ये तो टोटल मेरे ख्याल से एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था, और लाहौर कलंदर्स जिसको ये मैच जीतना जरूरी है अगर आगे स्टेजेस में उन्होंने जाना है, क्या लग रहा है आपके ख्याल में चेजेबल टोटल है? और इनिंग का जरा तज्जिया कीजिएगा, क्या बॉलिंग खराब थी या बैटिंग बहुत आला की है? बैटिंग बहुत आला की है और बॉलिंग पिच बहुत ज़बरदस्त थी। कराची का मुझे लगता है कि स्टेडियम की जो बाउंड्री है थोड़ी सी मुझे छोटी लग रही है। मुझे नहीं पता कि ये 68 है या 70 है इस वक्त, मगर ये जो पिच बड़ी ज़बरदस्त, जैसे हम कहते हैं कि पटाखा पिच है, उसमें बड़ी ज़बरदस्त किस्म के शॉट्स लगे हैं और बैटिंग बहुत आला हुई है। बॉलिंग का स्टैंडर्ड मैं देख रहा हूँ कि हमारे लड़के जो है ना ज़रा शॉर्ट बॉल बहुत करते हैं। उन्हें पता है कि जो थोड़ा सा भी शॉर्ट गेन होता है तो उसको हिट लगती है मिड विकेट की जानिब, तो उन्हें ख्याल रखना चाहिए। मगर आज की जो बैटिंग थी डेलपोर्ट की वो तो बहुत ही ज़बरदस्त थी। और फिर आसिफ अली ने आके 17 गेंदों में 50 करके बिल्कुल ही नक्शा ही बदल दिया। और लाहौर कलंदर के लिए बहुत बड़ा टास्क है कि वो ये रन स्कोर करें। ये चेसेबल हो सकता है मगर इट्स बहुत डिफिकल्ट है। बहुत ही अच्छा दो लड़के खेल जाएं, एक 100 लगाए लाहौर की तरफ से और एक कोई 60-70 की इनिंग खेले तो फिर ये रन चेस हो सकते हैं। शोएब अख्तर साहब, एबी डिविलियर्स नहीं है अब लाहौर कलंदर्स की टीम में, वो पाकिस्तान नहीं आए, क्या आपको लगता है लाहौर कलंदर्स के लिए स्कोर चेस करना मुमकिन होगा? देखिए, कुछ भी हो सकता है और मैं कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ता जब तक आखिरी बॉल ना हो जाए। और मैं समझता हूं कि ग्राउंड बाउंड्रीज बहुत छोटी बनाई उन्होंने, और शुक्र है एक चीज की खुशी मुझे हुई कि उन्होंने विकेटें अच्छी बनाई और बहुत ही अच्छा कैपिटलाइज किया इन्होंने।
और मुझे लगा कि जब पहली विकेट गिरी तो लाहौर के अंदर इंशाल्लाह पकड़ लेंगे मैच, लेकिन थोड़ी सी मुझे लगा कप्तानी जो हुई, कैप्टनसी, वो थोड़ी इमेच्योर लगी मुझे। वो बहुत लेट लाए हारिस रऊफ को, बहुत ही ज्यादा टाइम ले गए और चेंजेस ऑफ बॉलिंग अच्छी थी, लेकिन डोंट टेक क्रेडिट अवे फ्रॉम द बैट्समैन यार, वो बहुत खेले। हमारे डेलपोर्ट छोड़ा हुआ हमारे ही पल्ले पड़ गया आज। हमारे साथ ही साथ पिछले साल था, लेकिन इस दफा उन्होंने हमें ऐसा नहीं खेला हमारी तरफ से, लेकिन आज वो जितना खेला है इट्स क्वाइट कमेंडेबल। अच्छा, ये क्या स्ट्रेटजी है, जरा इसको एक्सप्लेन करें। हारिस रऊफ जो है वो लगता है शाहीन आफरीदी और ये दो बेहतरीन बॉलर हैं, लेकिन हर मैच में ये देखा गया है 10वें 11वें ओवर के बाद लाया जाता है। आज भी बैट्समैन सेट हो गए थे, इसके बाद उनको लाया गया। ये स्ट्रेटजी क्यों है लाहौर कलंदर्स की आपके ख्याल में? देखें, मुझे प्रॉब्लम रहती है इनके साथ, मैनेजमेंट के साथ भी और कप्तानों के साथ भी रहती है कि जब आपने पहला विकेट ले लिया था ना, शाहीन शाह अफरीदी ने और लेमी चामे ने ले लिया था, विकेट ले लिए थे आपने, तो आप फौरन हारिस को इंट्रोड्यूस करते और आप पूरे अटैक पे जाते, आप पूरा अटैक करते, बाउंसर्स करते इनको। देखें यहाँ पे लाइट्स देखें, अंडर द लाइट जब भी आप बाउंसर करते हैं, लेंथ बॉल फेंकते हैं तो एकदम टाइमिंग आउट होती है बैट्समैनों की। तो एक बाउंसर हुआ टोटल जो अभी आखिरी ओवर में किया उसने, आखिरी ओवर में। तो वो आई थिंक मुझे लगा कि कप्तान थोड़ा इमेच्योर हमारा है, इनएक्सपीरियंस है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन यही मरले होते हैं जहाँ पे आप अपनी गट्स शो करते हैं और अपनी एबिलिटी शो करते हैं। लेकिन मुझे लगा कि कप्तानी थोड़ी माठी हुई है और बॉलिंग चेंजेस नहीं अच्छी हुई, अटैक करना चाहिए था लाहौर को और लाहौर ने वो चांस यूज कर दिया। आप दोनों से एक और अहम इशू पे बात करना चाहेंगे। कल ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान तीसरा वनडे खेला गया और इंडियन फौजी कैप्स पहनी हुई थी और उन्होंने उस जो मैच की मैच फीस है वो नेशनल डिफेंस फाउंडेशन बतौर चैरिटी जमा करवाई है, क्योंकि वो पुलवामा में जो फौजी मारे गए उनके लवाहिकीन के साथ इजहार यकजहती करना चाहते थे। लेकिन इसके बाद आवाजें उठ रही हैं कि जो आईसीसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्या उसमें इस बात की इजाजत दी जाती है कि स्पोर्ट्स को पॉलिटिसाइज किया जाए? क्योंकि जो रेगुलेशंस है, रूल्स और रेगुलेशंस है जो आईसीसी की, वो बड़ी क्लियर हैं कि कोई भी खिलाड़ी या टीम ऑफिशियल अपने लिबास पर, अपने बाजू पर या अपने किट के जरिए कोई जाती पैगामात नहीं पहुंचा सकता इजाजत लिए बगैर। और यह भी कहा गया है इसी रूल्स एंड रेगुलेशन में कि अगर पैगामात सियासी, मजहबी या नस्ली सरगर्मियों से मुतल्लिक हो तो उसकी इजाजत ना तो बोर्ड दे सकता है ना ही आईसीसी दे सकता है। और माजी में हमने देखा भी है कि साल 2014 में इंग्लिश क्रिकेटर हैं मोइन अली, उन्होंने जो है एक रिस्ट बैंड पहना था फ्री गाजा का, क्योंकि वो सपोर्ट करना चाहते थे फलस्तीनियों को जो इजरायली मजालिम है उनके खिलाफ एहतजाजन उन्होंने ये बैंड पहना था, जिसके बाद आईसीसी ने उनको वार्निंग दी थी। इसी तरह 2017 में साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर इमरान ताहिर ने जुनैद जमशेद की टी शर्ट पहनी थी, उन्होंने विकेट ली और इसके बाद वो टी शर्ट उन्होंने डिस्प्ले की, जिसके बाद उनको भी वार्निंग दी गई कि इस तरह की जाती और मजहबी चीजें हो या सियासी चीजें हो उसकी तशहीर नहीं की जा सकती। लेकिन आज हम ये भी देख रहे हैं कि इंडियन मीडिया में भी खुद आवाजें उठ रही हैं। राजीव सरदेसाई सीनियर सहाफी हैं, उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था टीम को, क्योंकि खेल और जंग को अलहदा रखने की जरूरत है, दोनों को एक करने की जरूरत नहीं है। और इंडियन मीडिया पे इस पर तनकीद भी हो रही है। हफिंगटन पोस्ट जो इंडिया की न्यूज वेबसाइट है उसमें भी लिखा गया है कि ये इकदाम जो है इंडियन टीम का ये खतरनाक हो सकता है और पहले कभी इस तरह देखा नहीं गया है कि जंगी जुनून इस तरीके से उनके सर पे सवार हो गया हो। आपसे पहले राय लेना चाहूंगा सिकंदर बख्श साहब, माजी में हमने देखा है आइसक्रिक्ट रहा है इस पर, लेकिन यहां पर इंडियन टीम्स ने जो है कैप्स भी पहनी है, ठीक है उनकी नीयत ठीक होगी, लेकिन क्या स्पोर्ट्स में इस तरह के मामलात को मिक्स करना चाहिए? देखिए, हमारा जो पड़ोस है वो इस वक्त आपे से बाहर हुआ है, पता नहीं उनके सर पे क्या जुनून चढ़ा हुआ है जंग का, जो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि जंग कितनी खतरनाक होती है। हमारे प्राइम मिनिस्टर बहुत आराम से तफसील के साथ उनसे बात कर रहे हैं कि यार ठंडे हो जाओ, इस जंग का कोई फायदा नहीं, इससे सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा। मगर ये जो हरकत की है, देखें पाकिस्तान, ये जो आईसीसी है ये इंडिया के अंडर चलता है, इंडिया के पास इतना पैसा है कि वो इनको खरीद के रखा हुआ है। अगर आपको याद हो कि जब इन्होंने बिग 3 का इशू खड़ा किया था तो उस वक्त भी दुनिया सारी उनके सामने घुटने टेक गए थे। तो ये भारत का ये हमेशा से असूल रहा है कि क्रिकेट के अंदर वो अपने इजारादारी कायम रखते हैं, मगर आईसीसी को इसके ऊपर सख्ती के साथ कुछ ना कुछ इजाजत देनी, कुछ ना कुछ बात करनी चाहिए। अगर उन्होंने इजाजत भी ली थी तो आईसीसी ने ये बात क्यों की, उनको क्यों ये इजाजत दी? मैं एक समझता हूं, देखिए मैं एक आपको आइडिया देता हूं कि मैं अभी अमेरिका में था पिछले महीने,
वहां पर एक फुटबॉल मैच देखने का जिंदगी में पहली दफा। वहां पर उन्होंने अपने अमेरिकन फौजियों की तस्वीरें देते थे ड्यूरिंग द मैच और दिखाते थे कि हमारे ये सुपर जो हीरोज हैं दुनिया में जंग लड़ रहे हैं, मुल्क के खातिर लड़ रहे हैं, और उनकी तस्वीरें देते थे। हमें चाहिए कि हम ऐसी कोई छिछोरी हरकत ना करें जो कि हमारे पड़ोस ने की है, बल्कि हम चाहिए कि हम पीएसएल के दरमियान अपने जो हीरोज हैं, जो हमारे शौदा हैं, उनकी तस्वीरें दें, उनके पेरेंट्स को वहां बुलाएं, जिस तरह के मैंने अमेरिका में देखा। तो ये हो सकता है। तो हमें भी कुछ ना कुछ इसके ऊपर ऐसा एक्शन थोड़ा बहुत करना चाहिए कि जो कि अगर हम अपना बराबर वाले जो हमारे पड़ोसी हैं उनको एक मैसेज भेज सकें। सही है। शोएब अख्तर साहब, आपके ख्याल में पीसीबी को क्या एहतजाज करना चाहिए आईसीसी से इस वाकये पर, क्योंकि माजी में ऐसे वाकयात हुए हैं जहां पे आईसीसी ने वार्निंग दी है इंडिविजुअल प्लेयर्स को? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। देखिए शहजाद, हमने बड़ा ही मेच्योरली रिएक्ट किया था इस सिचुएशन पे, एज अ नेशन, एज अ प्राइम मिनिस्टर, एज हमारे न्यूज एजेंसी, हमारा टीवी मीडिया, हमारे जितने क्रिकेटर्स ने, सबने बड़ा अच्छा मैच्योर एक्ट किया। हमने ये बताया भी एट द सेम टाइम कि हम एक बड़ी सोबर और पढ़े लिखे लोग हैं, हम बड़े ठंडे दिमाग से सोच के हम चीजें करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे पैनिक नजर आया एक हिंदुस्तान की सोसाइटी में, मुझे एक डिवीजन नजर आया हिंदुस्तान की सोसाइटी में, एक डिवाइड हिंदुस्तान फॉर फर्स्ट टाइम मुझे नजर आया, जिसको समझ नहीं आ रही कि उन्होंने राइट और रॉन्ग में से पिक क्या करना है। अब उनको समझ नहीं आ रही कि उन्होंने ये सारे रॉन्ग्स करते जाना है और खुद ही खुद का मजाक बन जाना है। अब वही सारे कह रहे हैं कि अब सारा ये ट्रेंड बन गया सोशल मीडिया पे, टोपी तो पहन दी लेकिन टोपी पहना दी पूरे हिंदुस्तान को इंडिया टीम ने हार के। अब मतलब खुद का मजाक क्यों बना रहे हैं, मुझे समझ नहीं आती। और क्यों आप अगर अपने मैच फीस देनी है, आप अनाउंस कीजिए कि हम अगले 5 नहीं 10 मैचों की मैच फीस हम दे देंगे पुलवामा में जो उनके लोग मरे हैं। तो आप इस तरह कर सकते हैं टोपी पहन के। कल खुदा न खास्ता कोई दूसरी टीम पूरी वर्दी पहन के क्रिकेट खेल जाएगी तो फिर क्या करेंगे? सही बात है। So ICC needs to stop this. ICC needs to decide this कि उनको क्रिकेट का डिसिप्लिन बचाना है या उनको अपने पैसे बचाने हैं। अगर ये उनको सोच लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। शोएब अख्तर साहब और सिकंदर बख्श साहब हमारे साथ मौजूद थे। फवाद चौधरी साहब वजीर इत्तलात ने उन्होंने ये कहा भी है कि आईसीसी को उसका नोटिस लेना चाहिए, वरना इस तरह तो पाकिस्तान की टीम जो है वो भी कश्मीरियों के साथ खड़ी हो सकती है और हम भी इस तरह का डिस्प्ले कर सकते हैं। तो इससे बेहतर होगा कि आईसीसी इसको रोके और इंडियन टीम पे पाबंदी लगाने का मुतालबा किया है फवाद चौधरी साहब ने। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। शो से इजाजत दीजिए।